हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। जिस तरह से इंडियन पॉलिटी के सेशंस जो है बैक टू बैक आपको देखने को मिल रहे हैं और इससे पहले जो है 3 वीडियोस जो है इंडियन पॉलिटी में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो के पार्ट 1 में हमने जो है वो पढ़ा था 1773 से लेकर 1853 के जितने रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। वीडियो के पार्ट सेकंड की अगर बात करें, जो कि सेकंड वीडियो थी इंडियन पॉलिटी में, उसमें हमने 1858 से लेकर 1935 के सभी जो एक्ट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सारे के सारे जो है पढ़े थे। पार्ट 3 की अगर बात करें, पार्ट 3 में हमने मैक्सिमम फोकस जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे दिया था और उसके साथ में कुछ एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करा था और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1, जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इस वक्त जो है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने जो है हमारे पास पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स की अगर बात करें तो 448 जो है हमारे पास आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 पार्ट्स जो है अभी हमारे पास है और शेड्यूल जो है कुल मिला के 12 शेड्यूल हैं। अगर स्टार्टिंग से बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 जो है इनके आर्टिकल्स थे। पार्ट्स की बात करें तो 22 पार्ट्स थे और शेड्यूल जो थे 8 से, जो कि अमेंडमेंट के बाद जो है अब नई फिगर जो है आपके सामने जो निकल कर आती है। तो चलिए आज हम पार्ट 1 जो है पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 के फर्स्ट आर्टिकल की अगर बात करें तो इंडिया, सिर्फ नाम जो है भारत नाम जो था इंडिया, वो पार्ट 1 में आता है। तो याद रखिएगा पार्ट 1 का जो आर्टिकल 1 है, पार्ट 1 का आर्टिकल 1 जो है वो सिर्फ नाम सजेस्ट करता है, नाम बताता है, जो कि है इंडिया, जिसे हम भारत कहते हैं। और इंडिया नाम जो है वो लिया गया है इंडस रिवर से। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इंडिया जो है इंडस रिवर से लिया गया है, या फिर आप सिंध रिवर कह सकते हैं, क्योंकि इंडस जो है तिब्बत में जो है इंडस कहलाती है और संस्कृत वर्ड जो है वो है सिंधु रिवर। तो सिंधु या सिंध कहिए, ये रिवर जो है दोनों की दोनों एक ही हैं और इंडस को ही सिंध भी कहा जाता है और सिंध जो है वो इंडस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो नाम है वर्ड वो इंडस रिवर से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 1 में आता है। और इसी के साथ जो है पॉलिटी भी जो है आ जाती है, सेकंड पार्ट इसका, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह की पॉलिटी जो है यहाँ पे रहेगी। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो होंगी वो फेडरेशन नहीं होंगी और उसी के साथ में बताया गया कि फेडरल सिस्टम जो होगा वो सेंट्रल पावर से रहेगा। हालांकि आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में जो है सिर्फ नाम सजेस्ट है, जो कि इंडिया भारत नाम है। इसी के साथ में अब आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 2 में जो है यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, जो एक्वायर्ड टेरिटरीज है उनके बारे में बताया गया है। जिस तरह से आपको याद रखना है सिक्किम जो है वो लास्ट यूनियन यूटी जो है एक्वायर्ड है, जिसको जो है स्टेट में कन्वर्ट किया गया था और ये 26 अप्रैल 1975 में हुआ था। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने सिक्किम को जो है कब जो है स्टेट में एक्वायर्ड किया था, तो वो किया था 36th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1975 को हुआ था और डेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 26 अप्रैल 1975। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेंगी इस नोट्स में, जैसे कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर रहती है कि वो यूटी जो है स्टेट को, यूटी को जो है स्टेट जो है कन्वर्ट करके एक्वायर कर सकता है। बट ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है फिलहाल नहीं है कि किसी भी स्टेट को जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। वो यहाँ पे लिखा भी आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रॉम स्टेट टू यूटी कन्वर्जन नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉलो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन नहीं है लेकिन फॉलो होता है। हालांकि पार्लियामेंट के पास जो है इसकी पावर्स रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर रहती है कि वो यूटी को कन्वर्ट कर सकती है और एक्वायर्ड कर सकती है टेरिटरी इनटू द स्टेट। और इसी के साथ में आर्टिकल 2 के बारे में थोड़ा सा और जो है यहाँ पे मैं आपको डीपली बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉज जो है एडमिट कर सकती है नई स्टेट इनटू अ यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो यानी कि नई स्टेट जो है वो जो है लॉ पास करके भी जो है किसी नई स्टेट को जो है अपने साथ इंडिया में जोड़ सकती है। और उसी के साथ में इंपॉर्टेंट चीज एक और जो है आर्टिकल 2 में आपको बताना चाहूंगा, पार्लियामेंट कैन फॉर्म स्टेट, पार्लियामेंट जो है स्टेट बना भी सकती है और ड्रॉ न्यू मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नया मैप है वो भी जो है पार्लियामेंट बना सकती है। इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 3 में जो है पार्लियामेंट जो है बाय लॉ जो है यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है फिदा, जिसमें फॉर्म यानी नई स्टेट बना सकती है, इंक्रीज यानी उसकी बाउंड्री जो है इंक्रीज कर सकती है, डायमेंशन एरिया तो एरिया को जो है डायमेंस कर सकती है, उसी के साथ में आल्टर कर सकती है, उसकी बाउंड्री को काट सकती है और
उसके नाम को भी जो है किसी स्टेट के काट सकती है। तो ये जो है पार्लियामेंट बाय लॉज आर्टिकल 3 में कर सकती है, जो कि यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़ लीजिए। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरीज, तो कोई नई स्टेट बना सकती है सेपरेट करके टेरिटरी को। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, यूटी का हालात ही नहीं रहता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट को जो है यूटी बनाने के बाद लद्दाख की बाउंड्री जो है काट दी गई है, तो अब जो है जम्मू कश्मीर यूटी अलग है और लद्दाख अलग है, तो दोनों की बाउंड्रीज जो है वो उसको काट दिया गया है। तो वो जो है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली ही काटा गया है। उसके साथ में स्टेट्स आर पार्ट ऑफ स्टेट आर बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू बी अ पार्ट, यानी किसी भी पार्ट के, किसी भी स्टेट के पार्ट को या किसी और टेरिटरी के पार्ट को जोड़कर जो है एक नई स्टेट भी जो है बना सकती है। उसी के साथ में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है। डायमेंशनिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, तो जैसे जे&के का भी जो है कम हुआ है क्योंकि लद्दाख जो है अलग हो चुका है। उसके साथ में अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, तो ये भी जो है आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिल गई है यहाँ पे। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो यहाँ पे जो है फिदा का फॉर्मूला लिखा गया है, अगर आप याद कर सकते हैं तो इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 3 में आता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में चलते चलते, कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और साथ में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको फंडामेंटल राइट से देखने को मिलेंगे, उसके बाद यूनियन एंड स्टेट्स से देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पार्ट 5 में, जो कि हम अगले फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लिटिल बिट ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो है जेके कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्टेट को जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अकॉर्डिंगली जो है काटा जाता है किसी भी, माफ कीजिए, पार्ट 1 के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली जो है किसी भी स्टेट का एरिया काट के जो है डिवाइड किया जा सकता है उसको किसी और टेरिटरीज में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है, और उसी तरह से जम्मू कश्मीर माफ कीजिए लद्दाख टेरिटरी जो है 2 टेरिटरीज बन चुकी हैं। उसके साथ में आगे बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में, थोड़ा सा लिटिल बिट और बताना चाहूंगा कि किसी नई स्टेट को बनाना, जिस तरह से तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से बनाई गई थी 2 जून 2014 को बाय सिंपली मेजोरिटी। तो जब भी किसी स्टेट की जो है अल्ट्रेशन करनी है, जो है किसी भी नई स्टेट को बनाना है, तो मेजोरिटी जो है वो होनी चाहिए। और मेजोरिटी कितनी, 50% वोट से जो है आप किसी भी स्टेट को जो है नई को जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ स्टेट बाउंड्री, तो विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम स्टेट, तो किसी भी स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहती हमारे इंडिया में। उसी के अकॉर्डिंगली अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम जो है अल्टर किया जा सकता है। जैसे मद्रास का चेन्नई जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, किया गया है। बॉम्बे का मुंबई किया गया है। तो पुराना नाम जो था मुंबई का वो था बॉम्बे, जिसको अब जो है मुंबई कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, BOM जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक वर्ड है, तो इसकी एब्रीविएशन जो है अगर किसी को आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 4 की, जो कि पार्ट 1 का 4th आर्टिकल है हमारा। पार्लियामेंट हैव पावर टू इंप्लीमेंट द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो किसी भी हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट द अमेंडमेंट पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में यानी क्या, कोई नई किसी स्टेट का एरिया जो है हमारे साथ जोड़ना इंडिया के साथ, वो जोड़ सकती है किसी भी स्टेट का, जिस तरह से सिक्किम मैंने बताया 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो है जोड़ी गई थी। और आर्टिकल 3 क्या था, आर्टिकल 3 जो था उसमें बताया गया था किसी भी स्टेट का एरिया, फिदा फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी स्टेट का एरिया जो है उसको स्टेट को बनाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, डायमेंस किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है स्टेट का एरिया। तो प्लीज नोट्स जरूर साथ साथ बनाते रहिएगा, अदरवाइज आप जो है ये चीज भूल जाएंगे। उसके साथ में आप बात करते हैं आगे अमेंडमेंट, जो है यहाँ पे लिटरली बता दिया गया पूरे क्लियरली कि जो अमेंडमेंट है वो पास की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जिसको हम लीगल गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो यानी अगर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाए तो आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए कि लीगल गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पार्ट 2 में आ जाते हैं, पार्ट 1 हम कर चुके हैं, टोटल 25 पार्ट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पार्ट 2 की अगर बात करें तो 5, 6, 7, 8 जो है वो हमारे आइडेंटिटी बताते हैं सिटीजनशिप की। पार्ट 9 जो है सिंगल सिटीजनशिप बताते हैं। हालांकि वीडियो के आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि सिंगल सिटीजनशिप जो है इंडिया ने किस कंट्री से ली है, तो आप बता दीजिएगा किस कंट्री से जो है इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप ली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हालांकि कौन सी कंट्री से क्या लिया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 10th आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो सिटीजनशिप जो है कैसे छीनी जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 11th में जो है पावर 9 लॉज की बनाने की क्या पावर रहती है वो जो है माफ कीजिए आर्टिकल 11 में डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस जो है फिलहाल आप देख लीजिएगा क्या क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पे बताई गई हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वीडियो हालांकि लंबी नहीं करना चाहता हूँ मैं। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ सिटीजन, सिटीजन बनने के लिए जो है आपको क्या क्या जो है एडवांटेजेस रहती हैं। आपको सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपको मिल जाते हैं। राइट टू वोट रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो है आपके पास रहती है, इलेक्शन आप जो है कंटेस्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आप लोगों के पास हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप के बारे में।
तो सिटीजनशिप के आर्टिकल जो है, इसमें आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक रहता है। हालांकि पार्ट 1 की अगर बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आप लोगों ने पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे 5 से 11 तक। तो आर्टिकल 5 की अगर बात करें तो डोमिसाइल देखा जाता है, जैसे कि बॉर्न इन इंडिया, कि वो इंडिया का रहने वाला है या नहीं है, उस पर्सन को जो है सिटीजनशिप मिल जाती है। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया और इन इंडिया 5 ईयर प्रेयर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनेक्ट हुआ था। तो इससे 5 साल पहले, तो आप मान सकते हैं कि 26 जनवरी 1945 से पहले पहले के जो लोग यहाँ के थे, जिनके फादर, जिनके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर कोई भी जो है यहाँ के रेजिडेंट्स थे, तो उन आदमियों को भी जो है सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी। उसी के साथ में बात करें आर्टिकल 6 क्या कहता है, देखिए 5 के बारे में आपको पता चल गया। आर्टिकल 6 जो है इंडियन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली है, माइग्रेशन जो है पाकिस्तान से हुई है, यानी जो लोग पाकिस्तान में पहले रहते थे उसके बारे में पूरा क्लियरली यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वो पर्सन, देखिए यहाँ पे पूरा जो है इलेबोरेट किया है, आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अ पर्सन हु वाज बोर्न, आवर पेरेंट्स वर बोर्न, आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न एंड माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। तो यानी कि 15 अगस्त 1947 को आप लोग जानते हैं हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। तो इस डेट पे जब आजाद हुआ, कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए, कुछ जो है इंडिया में रुक गए। अब क्या हुआ कि 19 जुलाई 1948 जो एक डेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन हुई थी, इस डेट से पहले किसी के भी जो पेरेंट्स हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो कि इंडिया कहीं पे भी पैदा हुए बट जो है माइग्रेटेड हो गए इंडिया में, यानी इंडिया में आ गए पाकिस्तान से 15 अगस्त 1947 से लेकर 1948 से पहले पहले, वो कैंडिडेट्स जो हैं, वो माफ कीजिए, वो जो पर्सन्स होंगे, उन पर्सन्स को भी जो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जाएगी। 1947 की वॉर में काफी लोग जो है पाकिस्तान से जो है यहाँ पे इंडिया में आए थे 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, और उसी के बाद कुछ लोग जो हैं 1947 में जब बाइफर्केशन की गई, 2 डोमिनेंस बनाए गए, पाकिस्तान इंडिया, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग जो है इंडिया में रुक गए। बाद में कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान के लोग जो है फिर से माइग्रेटेड हुए इंडिया में। तो इन लोगों ने, जो वो लोग जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो है यहाँ पे आ गए थे, माइग्रेटेड हो गए थे, तो उनकी फैमिलीज को भी जो है इंडियन की सिटीजनशिप जो है मिल गई। उसी के साथ में बताया गया है आर्टिकल 6 में, अ पर्सन हु वाज माइग्रेटेड आफ्टर 1940, तो यानी पहले आए तो मिल गई, और बाद में जो आए उनको भी जो है सिटीजनशिप मिली थी, बट उसमें कंडीशन क्या थी, उन लोगों को जो है एक एप्लीकेशन लिखनी थी इंडियन गवर्नमेंट को, और उन लोगों को मिनिमम 6 मंथ जो है यहाँ पे रुकना था। यानी अगर आप जो है 19 जुलाई की जगह 20 जुलाई अगर आपके दादू दादी कोई भी आए हैं, अगर पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेटेड हुए हैं, तो अगर उन्होंने 6 मंथ्स यहाँ पे रुके होंगे तो डेफिनेटली आपको जो है सिटीजनशिप जो है इंडिया की मिल जाएगी, यानी नागरिकता जो है इंडिया की मिल जाएगी। आर्टिकल 7 की बात करें, रिवर्स ऑफ जो है माइग्रेशन यहाँ पे बताई गई है, जिसमें बताया गया कि अगर कोई पर्सन जो है माइग्रेटेड होता है पाकिस्तान में, ठीक है, आफ्टर मार्च 1 मार्च 1947, यानी उस समय हमारा देश जो है आजाद नहीं हुआ था, तो अगर वो पाकिस्तान के एरिया में चले जाता है और वहीं पे रहता है, सब कुछ वहीं पे रहता है उसका, तो ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, तब वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 को जो है रिटर्न हो जाता है, उससे पहले रिटर्न हो जाता है इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो उसको जो है इंडिया का जो है नागरिकता दे दी जाएगी। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन देखिए, अगर वो 26 जनवरी 1950 से पहले आता है तो 6 महीने का जो है उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए फॉर सिटीजनशिप। बट अगर 26 जनवरी 1950 के बाद आता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आता है, तो 10 से 12 साल का स्टे जो है इंडिया में होना चाहिए सिटीजनशिप के लिए, यानी नागरिकता के लिए 10 से 12 साल का पीरियड होना। तो एक सिंपली लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप जो है आर्टिकल 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके सपोज करिए दादू जो है वो 26 जनवरी जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे रहता है, इससे पहले आ जाते हैं, 26 से बिफोर पहले आ जाते हैं, तो उनको 6 मंथ जो है यहाँ पे रुकना था फॉर सिटीजनशिप। और अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद आते हैं तो उनको मिनिमम 10 to 12 ईयर्स जो है यहाँ पे रहना था, उसके बाद जो है उनको यहाँ की प्रॉपर सिटीजनशिप मिल जाती। और यहाँ पे बताया गया, बट सम ऑफ देम रिटर्न अंडर अ परमिट सिस्टम फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट, तो कुछ जो है उनमें से जो है एक परमानेंट सिस्टम से आए थे, रजिस्ट्रेशन से आए थे, तो उन पर्टिकुलर पीपल को जो है सिटीजनशिप जो है इंडिया की मिल गई थी। उसके साथ अब आर्टिकल 8 की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो भी लोग यहाँ पे आए थे उन पर्सन्स को भी जो है सिटीजनशिप मिली थी। हालांकि अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर कोई पर्सन जो है इंडिया से बाहर रहता है, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में रहता है,
तो उस केस में भी जो है उसको रजिस्ट्रेशन अगर वो करवाता है इंडियन गवर्नमेंट की और एक ही सिंगल सिटीजनशिप रखता है, तो उस कैंडिडेट को, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको भी जो है यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ बताया गया आइदर ऑफ द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट बिलोंग टू अनडिवाइडेड इंडिया। तो लेकिन कंडीशन एक रहेगी कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया के डिवाइड होने से पहले इंडिया के रेजिडेंस के होने चाहिए, यानी उनके दादू दादी जो हैं वो इंडिया के होने चाहिए या फिर उनके पेरेंट्स जो हैं इंडिया के होने चाहिए। नो डाउट उसके बाद जो है उनके पोता या बेटा अगर आउट ऑफ कंट्री चले जाता है अदर देन पाकिस्तान कंट्री, तो आउट ऑफ कंट्री चले जाता है अदर देन पाकिस्तान कंट्री, तो भी जो है उस कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने पे यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 जो है 5th से लेके 8 तक जो है हमारी सिटीजनशिप जो है नागरिकता के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 9 जो है हमारी सिंगल सिटीजनशिप बताता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंट्री से सिंगल सिटीजनशिप हमने जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली है, वो ली है हमने यूनाइटेड किंगडम से। और यूनाइटेड किंगडम के हमारी इंडिया के एक पर्सन है जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली। उनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। जो कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजनशिप जो है अपनी खो सकता है अगर वो वॉलंटरी जो है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उस समय जो है उसकी इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी अगर आप जो है सपोज करिए आप पंजाब से हैं, हमारे बहुत से पंजाब के ब्रदर्स जो हैं वो कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, अगर वहां की आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप जो है कानून यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 10 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 10 में बताया गया है यहाँ पे पार्लियामेंट जो है किसी की सिटीजनशिप कैसे छीन सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि पार्लियामेंट भी जो है किसी की सिटीजनशिप छीन सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे सिटीजन हु हैज एक्वायर्ड हिज सिटीजनशिप कैन आल्सो लॉस हिज सिटीजनशिप। अगर सपोज करिए आप जो है इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है और आप कंट्री में ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो आपकी सिटीजनशिप जो है नागरिकता जो है इंडिया की वो काट सकता है। कैसे छीन सकता है? पार्लियामेंट पासेस अ लॉ व्हिच ही डज नॉट हैव द सिटीजनशिप एनीमोर। तो पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगा सिंपली और आपकी सिटीजनशिप जो है आपसे छूट जाएगी। तो सिटीजनशिप जो है वो इतनी आसानी से नहीं छूटी जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा सिटीजनशिप जो है अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, एंटी नेशनल करते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली जो है पार्लियामेंट आपकी सिटीजनशिप जो है आपसे छीन सकता है। आर्टिकल 11 की बात करेंगे। पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक एनी प्रोविजन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी जो है नया ऐड ऑन कर सकता है सिटीजनशिप को लेकर। तो यहाँ पे लॉज ऑन सिटीजनशिप आपको बता दी गई है, एक्विजिशन और टर्मिनेशन। तो एक्विजिशन हो गया एक्वायर्ड करना यानी कि नागरिकता लेना, और टर्मिनेशन यानी आपकी नागरिकता जो है यहाँ से खत्म हो जाती है। तो इंडियन एक्ट सिटीजन एक्ट 1955 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट टाइम जो है 1955 में जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था जिसको अमेंड किया था, और कुल मिला के 6 बार जो है अब तक ये अमेंड हो चुका है, जिसमें सबसे पहले जो है 1986 में किया गया, फिर 1992 में किया गया, फिर 2003 में अमेंड किया गया, फिर 2005 में किया गया, फिर 2015 में किया गया, और फिर जो है 2019 में जो है रिसेंटली किया गया। तो आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इंडियन सिटीजन एक्ट 1935 को रिसेंटली जो है कब जो है, या फिर पूछा जा सकता है लास्ट टाइम कब जो है अमेंड किया था, तो उसका आंसर जो है 2019 है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये किया गया था फॉर इलीगल माइग्रेशन के लिए। और 5 वे हैं जिससे आप जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर सकते हैं। एकदम कंक्लूजन में यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहला सिस्टम है कि आप जो है इंडिया के ही पैदा हुए हैं, यानी आपका बर्थ जो है इंडिया में हुआ है। सेकंड जो है सिस्टम वो है बाय डिसेंट, यानी आप इंडिया से बाहर पैदा हुए बट आपके पेरेंट्स जो है इंडिया के बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है सिटीजनशिप यहाँ की मिल जाएगी, ओनली इन द केस अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है। थर्ड सिस्टम की बात करें बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, तो कोई अगर टेरिटरी जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती है इंडिया के साथ तो आपको जो है यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। फोर्थ जो है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर जो है पर्सन जो है ओरिजिनली इंडिया का है, अ पर्सन हैव सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज बट अगेन वांट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यानी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पंजाब के बहुत से हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स जो हैं वो कनाडा चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, कनाडा चले जाते हैं और कनाडा की सिटीजनशिप यहाँ से जब ले लेते हैं तो इंडिया की ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। बट थोड़ी देर बाद ये सोचते हैं कि नहीं यार हमें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, यहाँ की कैंसिल करनी है, तो तब जो है उस केस में रजिस्ट्रेशन करने पे उनको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है। बाय नेचुरलाइजेशन, तो यहाँ पे बताया गया है कि बाय नेचुरलाइजेशन कैसे मिलती है। पर्सन नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का नहीं होगा तो उसको जो है कंडीशन रहती है सिटीजनशिप लेने के लिए, उसको 11 साल तक जो है यहाँ पे रहना होता है, जिसमें 10+1 का जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है।
अप्लाई थ्रू न्यूट्रलाइजेशन फॉर सिटीजनशिप, तो उसको जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी करना है और 11 साल जो है उसको यहाँ पे रहना होगा सिटीजनशिप के लिए। तो यहाँ पे आपको लिटिल बिट देखने को मिलेगा, एनिमीज कंट्रीज के लिए नहीं, यानी कि अब देखिए एनिमीज कंट्रीज की अगर कोई जो है वहां के पर्सन यहाँ पे आके अगर सिटीजनशिप चाहते हैं, 11 साल रुके 12 साल रुके, तो उस केस में जो है यहाँ की सिटीजनशिप जो है उनको नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो उसके लिए जो है सेपरेट लॉज हैं, उन लॉज को देखकर अगर वो लॉज फॉलो होते हैं तो उस अकॉर्डिंगली जो है उन कैंडिडेट्स को यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और साथ ही में कंडीशन में सेकंड कंडीशन है कि कैंडिडेट का जो है 11 साल तक अच्छा करेक्टर होना चाहिए, यानी कोई भी जो है नॉन एंटी नेशनल जो है कोई भी ऐसा जो है कंसेप्ट कैंडिडेट के साथ नहीं होना चाहिए। एंटी नेशनल पे जो है कैंडिडेट कभी भी जो है नहीं आना चाहिए। करेक्टर जो है गुड मॉडल का होना चाहिए। उसी के साथ में थर्ड कंडीशन बताई गई है, मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एनी ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन इन 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल हम बता देंगे आपको आगे चल के। 8th शेड्यूल की जितनी लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई लैंग्वेज जो है कैंडिडेट को आनी चाहिए, तो ही जो है कैंडिडेट यहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और 3 वेज यहाँ पे बताए गए हैं सिटीजन जो है गंवाने के, खोने के, बाय रिनोमिनेशन एनी कैंडिडेट सिटीजन डिक्लेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक्वायर टू अदर, यानी वही अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और कनाडा की आप ले लेते हैं तो इंडिया की ऑटोमेटिकली जो आपकी कैंसिल हो जाएगी, जो कि यहाँ पे कंक्लूजन में देखने को मिल रहा है। सेकंड, बाय टर्मिनेशन, अगर जो है इंडियन सिटीजनशिप की जो है वॉलंटरी एक्वायर करता है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, तो भी जो है इंडिया की सिटीजनशिप उसकी जो है छीन दी जाएगी। थर्ड नंबर बताई गई है बाय डेप्रीवेशन, किस तरह से सिटीजनशिप छीन सकते हैं वो यहाँ पे इस पे बताया गया है। सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप जो है पार्लियामेंट एक लॉ पास करके आपकी सिटीजनशिप छीन सकता है। उसी के साथ में बताया डिसलॉयल्टी अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो है लॉयल्टी करते हैं तो भी जो है आपकी सिटीजनशिप जो है वो छीनी जा सकती है। अनलॉफुल ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड, कुछ भी आप जो है अनलॉफुल ट्रेड करते हैं तो भी जो है आपकी सिटीजनशिप जो है आपसे छीनी जा सकती है। रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, अगर आप इंडिया से बाहर लगातार 7 साल तक रह रहे हैं तो भी आपकी जो है सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे जो है हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक पढ़ लिए हैं, और इसके बाद जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक आपके फंडामेंटल राइट रहने वाले हैं, जो कि आपके पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में जो है हम पढ़ेंगे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है 4th में पढ़ेंगे, और पार्ट 4A में जो है हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कुल मिला के आपकी 11 ड्यूटीज हैं, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो गाइस वीडियोस काफी लंबी हो चुकी हैं, सो यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं और अगला लेक्चर जो है आपको जल्दी ही इस पर्टिकुलर इंडियन पॉलिटी के पार्ट 4 में देखने को मिले 5 में देखने को मिलेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।